Start with the great name of Allah, who is most gracious and merciful. Today we are here to represent our school, CDF Schooling System Sakran. We are the student of matric class. Here is my group member Karan Kumar and this is Mujib Akhtar front of you. आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है ऑर्गेनिक स्मार्ट सिटी। जैसे कि आप हमारे प्रोजेक्ट देख के आए, हम सिर्फ एक मैसेज देना चाहते हैं कि हाउ टू रिड्यूस द पॉल्यूशन फ्रॉम द अर्थ। हम अर्थ से पॉल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास प्लास्टिक को रीयूज़ किया जाए, जैसे कि हमने मशीन पैरालाइसिस मशीन में उसको रीयूज़ करके फ्यूल बनाया है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके उसे वाटर बना दिया जाए, मतलब हमारा एटमॉस्फेयर एयर जो है उसे अगर हम बिल्कुल क्लीन कर दें और हम जो है वेस्ट मटेरियल जो है दुनिया से रिड्यूस कर दें, तब जाके बनती है हमारे पास एक ऑर्गेनिक स्मार्ट सिटी। ऑर्गेनिक स्मार्ट सिटी को बेस किया जाए नैनो टेक्नोलॉजी में। नैनो टेक्नोलॉजी में साइंटिस्टों का ये कहना है कि आने वाले वक्त में जो हम बिल्डिंग्स बनाएंगे उसके ये पिलर्स या वॉल्स जो होंगे वो हमारे कागज से भी थिन होंगे, लेकिन उनकी जो स्ट्रेंथ होगी वो होगी तकरीबन आज के दौर से मतलब 100 से 1000 गुना ज़्यादा होगी, मतलब वो इतने स्ट्रेंथफुल होगी। इससे हमें एक बेनिफिट मिलता है कि हमारा प्लेस एरिया बड़ा हो जाएगा और हम उस जगह पे काफ़ी चीज़ें बना भी सकते हैं। दूसरा, अब ये चाइना में हो भी रहा है एग्रीकल्चर फार्मिंग बिल्डिंग, जो फार्मिंग की जा रही है बिल्डिंग्स में। अब वो कैसे करते हैं, एक तो आर्टिफिशियल उनको मिनरल्स देते हैं, मतलब 1 एकड़ को 50 एकड़ में कर देते हैं, उनको आर्टिफिशियल मिनरल्स देते हैं, सनलाइट देते हैं, तब जाके उनमें ग्रोथ होती है और ग़िज़ाई भरे खाने जो है वो हमें मिलते हैं। एक तो हमें एग्रीकल्चर फार्मिंग बिल्डिंग हो गई। दूसरा है हमारे पास सर्कुलर बिल्डिंग। सर्कुलर बिल्डिंग का फंक्शन ये है कि ये सनलाइट को कैप्चर करती है, जहाँ सूरज जाएगा ये उस तरफ रोटेट करेगी, इसका मतलब ये है। और दूसरा हमारे पास यहाँ जो है कि वो हमारे पास यहाँ पर पार्किंग एरियाज बनाए गए हैं। पार्किंग एरियाज अब आजकल बिल्डिंग्स में हो रही है जैसे खूबसूरत लगने के लिए, तो उसमें हमने पार्किंग एरियाज किए हैं और यहाँ पे हमने अपने स्कूल CDF स्कूलिंग सिस्टम को रिप्रेजेंट भी किया है। यहाँ पर 5 स्टार होटल्स बनाए हैं, इसमें हमने पार्किंग एरिया रखा हुआ है जो कि एक बिल्डिंग में है, और हमने CDF स्कूलिंग सिस्टम को रिप्रेजेंट किया है हमारे स्कूल को। और आने वाले वक्त में जो हमारे विलेजेस में हैं वो डिफोरेस्टेशन हो रही है, हमारे फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, प्लांटिंग कम की जा रही है, तो उसके लिए जो एग्रीकल्चर फार्मिंग लगाई गई है, और हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा इशू है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे विंड एनर्जी का इस्तेमाल किया है और इधर हाइड्रोलिक एनर्जी का इस्तेमाल किया है पानी से एनर्जी बनाने का। और दूसरा, हमने सोलर पैनल्स लगाई हुई हैं हर जगह पे, जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी की कमी को पूरा कर सकें। स्मार्ट सिटी के अंदर स्टेडियम मौजूद है, एयरपोर्ट मौजूद है, ऐसे जैसा चार्जिंग पॉइंट पर लगाया हुआ है, इनमें सब ब्रिज पर लगाया है, इनका कोई 5 स्टार होटल है, घंटा घर पर लगा मौजूद है। इनमें बिल्डिंग के मथा एयरपोर्ट्स मौजूद है, जिसे पाण किसी वञण जी ज़रूरत न आहे, तो बस घर जे मथा है बिल्डिंग के मथा है उते वञी सघूं था पाण। इनखां अलावा पाण सर्कुलर बिल्डिंग पर मौजूद आहे। मुझे स्कूल जो नालो सिस्टम है या जैसा सिंध सकाफ़त जे ॼाणे सां ई असां कम पिया कयूं, असांजे हथनि जो हुनर आहे, कुरेशिया जो कमु आहे, असां पखा था ठाहियूं, रिलियूं था ठाहियूं, असां वग़ैरह वग़ैरह सभु। अस्सलाम वालेकुम, मुंहिंजो नालो अंजलि आहे, मां मैट्रिक क्लास जी शागिर्द आहियां ऐं CDF स्कूलिंग में मां पढ़ंदी आहियां। अॼु जो असांजो स्टॉल लॻो आहे त हैंडीक्राफ्ट जो सिंध सकाफ़त में जेके ॿार हैंडीक्राफ्ट मतलब हथ जो कमु कंदा आहिनि उहो असां स्टॉल लॻायो आहे। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ महक फ्रॉम क्लास 9th। आज हम यहाँ पे तालीमी नुमाइश में शामिल हुए जहाँ पे हमने हैंडीक्राफ्ट वगैरह मतलब जो भी हमारे हाथ की मतलब बनाई हुई चीज़ें थी वो हमने पेश की है, अपना वो हाथ जो है हुनर दिखाया है। इस प्रोग्राम आई एम सबा फॉर CDF सुपरवाइज़र। जैसा कि आज हमने यहाँ पर अपने आर्ट गैलरी के लिए कुछ पुरानी चीज़ें हैं, कुछ शॉपीज़ हैं, वो हमने स्टॉल लगाया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद रज़ा है, मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ, मैं बिलोंग करता हूँ CDF स्कूल सिस्टम सेक्रेट से। ठीक है, तो आज हमने PSI स्कूल में हमने स्टॉल लगाया है आर्ट्स गैलरी का। ये हमारा टैलेंट है, ये हर जगह मिलना चाहिए, तो हमने अपना टैलेंट उभारें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं आरिशा हूँ, मैं मैट्रिक क्लास में पढ़ती हूँ। हमने आज स्टॉल लगाया है आर्ट का, वो भी PSP स्कूल में लगाया है हमने अपने आर्ट्स का। एक एग्जीबिशन था जो हमारे स्कूल को मिला था, हमने उसमें इंटर किया उस एग्जीबिशन में और हमने वहाँ पर आर्ट्स दिखाया, अपने टैलेंट उभारा।
हर स्कूल में ये एग्जीबिशन होना चाहिए ताकि बंदे को अपना टैलेंट उभारने का मौका मिले। शाबाश। My name is Nusab. My father name is Mantaz. I read in class 9. My school name is CDF Schooling System Sakran. आज मैं बताऊंगा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। ग्लोबल वार्मिंग में हमने 2 दुनिया बनाई है, आप देख सकते हैं। जो हमारी तबाह दुनिया है वो ये जिसमें फैक्ट्रीज वगैरह है। हमारी तबाह दुनिया कैसे है, ये फैक्ट्रीज और हम जो पेड़ काटते हैं इसकी वजह से, और पोल्यूशन, कार पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, हर चीज़ जो पोल्यूशन आती है वो मिक्स करके पोल्यूशन होता है, उसमें ये हमारी तबाह हो गई है दुनिया। हमारा टॉपिक इज ग्लोबल वार्मिंग। आज मैं आपको बताऊंगा ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स वो कौन से। मैं आपको बताऊंगा जैसे कि पहला हमारा इफेक्ट्स है कि जो हमारा टेम्परेचर है माहौल का वो ज़्यादा हो गया है, और दूसरे नंबर पे जो समंदर है वहाँ पे पानी ज़्यादा हो गया, सैलाब की शक्ल में आ गया है। तीसरे नंबर पे जहाँ पे कम पानी होता है उधर पे भी अभी सैलाब आना शुरू हो गए, और दूसरे जहाँ पे खुश्क इलाकों पे बरसात हो रही है बर्फ़ के ओलों की, और पांचवें पे जहाँ पे पहाड़ होते हैं वो बर्फ़ के पहाड़ वो पिघलना शुरू हो गए। इससे बचने के लिए हमें कुछ चीज़ पर अमल करना पड़ेगा। वो कौन सी है मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि पहला हमारे पास आता है फॉसिल फ्यूल को हम कम इस्तेमाल करें, जैसे कि हमारे पास फॉसिल फ्यूल में पेट्रोल गैस आ जाते हैं, और दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है ग्रीन हाउस गैसेस। इसको भी हम अपने कंट्रोल में बनाए, इसको हम कम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो है ग्लोबल वार्मिंग कम इस्तेमाल होगा। और तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है कि फॉरेस्ट को डेवलप करो। फॉरेस्ट को डेवलप करेंगे तो पौधे लगाएंगे तो हमारा जो है जहरीले गैस कैसे होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये जज़ब पड़ेगा तो हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। और हम पॉपुलेशन को अगर कंट्रोल करेंगे तो हमारी जो है ना ग्लोबल वार्मिंग खुद पे खुद कंट्रोल हो जाएगी। शुक्रिया। Assalamu alaikum. First of all, I would like to welcome in our stall at Science Exhibition hosted by SAFE. Thank you so much for giving us your valuable time for listening us about production and fluxity from carbon dioxide. Myself, Dikash Naz Mohammed. I study in CDF Schooling System in class 9. And they are the group members Alishba, Bisma and Bushra. And today we are here to represent our project. आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है कार्बन से इलेक्ट्रिसिटी बनाने का। ये हमने क्यों बनाया, इस प्रोजेक्ट के बनाने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आजकल हमारे लिए आजकल हमारे माहौल पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करी है। ये हमारे लिए जहरीली गैस बन चुकी है, ये हमारे लिए बहुत नुकसानकार है, क्योंकि इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे, मेल्ट हो रहे। इस कार्बन की वजह से हमारे एयर पोल्यूशन बहुत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस कार्बन की वजह से जो हमारी डिजीज पे भी बहुत डिजीज हो रही है। तो इसके लिए इसको रोकने के लिए हमने कार्बन डाइऑक्साइड का एक फ़ायदा लिया, जिसने हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाई। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका दूसरा नाम इसको हम कार्बनिक एसिड भी कह सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है 1.5 टाइम्स हेवियर देन एयर से। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस क्यों है? क्योंकि ये जो गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेज होती है उनके साथ मिलकर हमारे अर्थ को वार्म करती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इतनी ज़्यादा हमारे माहौल में फैल रही है, जब 2022 में देखा गया तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन जो थी वो 421 ppm थी। तो इतनी ज़्यादा बढ़ती गई। ये क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमारे प्लांट्स जो है बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं, क्योंकि प्लांटिंग हम काट कर उसकी जगह पर हम फैक्ट्रीज बनवा रहे हैं, उसकी जगह पर हम इंडस्ट्री बना रहे हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है ये इसके इमिशन के सोर्सेज होते हैं। तो इसका इमिशन के जो सोर्सेज है फॉसिल फ्यूल से या ट्रांसपोर्टिंग में जो हमारे व्हीकल्स वगैरह इस्तेमाल होती है, तो व्हीकल्स जब इस्तेमाल होती है तो उसमें से धुआं निकलता है। धुएं के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, या तो हम खुद भी हमसे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो इसको रोकने के लिए इसका एक है कि ज़्यादातर हम ट्रीज लगाएं, और इसको या तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड को अपने यूज़ में लाएं। तो इसको यूज़ में ऐसे लाएं कि हमने इसमें यूज़ लाया कि हमने इस कार्बन डाइऑक्साइड से इलेक्ट्रिसिटी बनाई। इलेक्ट्रिसिटी बनाने में सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन को कैप्चर करेंगे। कैप्चर जो होता है सिंपल 3 वर्ड से हम समझ सकते हैं। C मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, C मीन्स कैप्चर, S मीन्स सिंक। सिंक मीन्स एब्जॉर्ब करना कार्बन डाइऑक्साइड को, या तो स्टोर करना। आगे जो इसको ये प्रोसेस जो है ये कैसे बनी कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोसेस है वो आपको बताएगी मेरी ग्रुप मेंबर अलिशबा। थैंक यू सो मच। I'm host Alishba Rajput from CDF Schooling System Campus Second. First of all, ये ऑब्जर्वर है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व करने के बाद हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वेपर्स फॉर्म के थ्रू इस
इसमें आएगी जिसे हम कंडेंसर कहते हैं। फिर कंडेंसर जो है इसको लिक्विफाइड कर देगा। अब हमारे पास लिक्विड फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्पैन के थ्रू इंजेक्शन वाल में जाएगा। इंजेक्शन वाल के थ्रू जो है वो नीचे जाएगी। अर्थ की इंटर कोल्ड एयर जो है डीप लेयर उसमें जाएगी और वहाँ उसका टेम्परेचर जो है बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। और टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो इसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हाई होगा। और प्रेशर हाई होने की वजह से जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो वह इस प्रोडक्शन वाल के थ्रू जो है अंडरग्राउंड से जो है आउट ऑफ पार्ट की तरफ आएगी। सो देन वो स्पैन के थ्रू जो है टरबाइन के प्रोडक्टर को नेटवर्क आएंगे और फिर टरबाइन इसको इजीली रोटेट करवा देगा। हमारा टरबाइन जनरेटर के थ्रू कनेक्टेड है। जैसे ही हमारा टरबाइन रोटेट करेगा हमारा इंचार्ज भी रोटेट होगा। हमारा इंचार्ज भी रोटेट होने की वजह से हमारा जनरेटर भी ऑन होगा। और जैसे ही हमारा जनरेटर ऑन होगा हमारी प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो जाएगी। देन हम जनरेटर में से अपनी इलेक्ट्रिसिटी को जो है ट्रांसफार्मर के पास सेट आउट कर देंगे। फिर हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है इसकी वोल्टेज को अप एंड डाउन कर देंगे बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर के। नाउ My name is Miss Rajput from CDF Schooling System Campus Second 9th class। जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी से कार्बन डाइऑक्साइड से इलेक्ट्रिसिटी बनाना। इलेक्ट्रिसिटी तो हम बनाए उसकी कुछ प्रोसेस है। उन प्रोसेस में हमने कुछ मेजर मशीन्स लगाई है जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इस प्रोजेक्ट में। फर्स्ट मशीन है हमारे पास कंडेंसर। कंडेंसर जो है वो दो तरह के होते हैं, तो वाटर कंडेंसर दूसरा एयर कंडेंसर। हमारे जो प्रोजेक्ट में लगा है वो एयर कंडेंसर लगा है। हमारे सिस्टम में जो भी हॉट गैसेज होती है उसे वो ऑब्जर्व करके उसे कूल करेगा और जो गैसेज होगी उन्हें लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद सेकेंड है हमें टरबाइन। टरबाइन जो है जिसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इस टरबाइन में डलेगा जाएगा तो जिसके अंदर फैन है वो रोटेट करेगा। जिस तरह वो रोटेट करेगा उसके साथ ही हमारा जनरेटर ऑन हो जाएगा। जिस तरह जनरेटर ऑन हो जाएगा हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करता है थ्रू वायर के। उसके बाद जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है हमारे इस प्रोसेस में हमारे प्रोजेक्ट में तो वो क्या है बैटरी से स्टोर कर देती है। स्टोर करने के बाद हम अपने घर में हमारे फैक्ट्रीज में डेली टूल की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेरे आगे का जो है वो मेरी को पार्टनर मिश्रा बताएगी। शाबाश। माय नेम इज निशा फ्रॉम क्लास 9। आज हमने कार्बन डाइऑक्साइड से इलेक्ट्रिसिटी बनाई। मैं आपको बताऊंगी इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज करेंगे तो हमारी अर्थवॉर्म है वो गर्म होगी। जब अर्थवॉर्म गर्म होगी तो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होंगे। जब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो हमारा जो सी लेवल है उसका वाटर है वो अप हो जाएगा। जब अप होगा तो हमारे सिटीज़न में कंट्रीज में फ्लड आने का खतरा है। जैसे हमारा बड़ा सिटीज़न है कराची के साथ ही क्या है सी वाटर है। जब सी का पानी अप हो जाएगा तो हमारे कराची नवाबशाह हमारे सेकंड जो 7 सिटीज़न है उसमें फ्लड आने का खतरा हो सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम ट्रीज़ ना काटें। ट्रीज़ हमारे घर में भी लगे होने चाहिए और जब हमने इंडस्ट्रीज़ वगैरह बनाई उनके साथ भी हमें ट्रीज़ वगैरह लगाने चाहिए। हमने इससे क्या फ़ायदा होगा ट्रीज़ वगैरह जब हम लगाएंगे हमारी अर्थवॉर्म ज़्यादा गर्म नहीं होगी और हमारे जो अर्थवॉर्म गर्म नहीं होगी और हमारे ग्लेशियर्स भी नहीं पिघलेंगे। इसलिए हमारा सी वाटर में फ्लड आने का खतरा भी नहीं होगा। थैंक यू। शाबाश। My father name is Salim Akbar Umrani. I read in class 5. My school name is CDF Schooling System Second। शाबाश। मेरा जनरेटर में अंदर 3 बैटरीज हैं और 3 मोटर्स हैं। वो आपस में काम करके सर्किट को इलेक्ट्रिक देख रहे हैं। फिर हमारे मोबाइल भी चार्ज हो सकती है, लाइट भी ऑन ऑफ हो सकती है। और सही कोई मोबाइल चार्ज करके दिखाएंगे बेटा आप? यस जी दिखाएं। कौन सी बेटा? अच्छा इसको स्टार्ट करना पड़ता है। जी सर फिर हम इसको चलाएंगे। सही शाबाश। मोबाइल ये मोबाइल चार्ज ये तो नहीं हो गया। शाबाश। ठीक हो गया। ठीक है शाबाश। Seek refuge in the protection of Almighty Allah. From whisper occurs suddenly was sent by Allah from cast out His grace. We start with the name of Allah, the most Rahman and Rahim. Assalamu alaikum guys. Thanks for giving us your time to visit my project. My project is basic chemistry. Basic chemistry for metric periodic tables is margin forward. अरेंजमेंट चाहिए इन ग्रुप में वैरायटी ए ग्रुप एंड बी ग्रुप इनमें 7 पीरियड्स हैं 8 ग्रुप्स हैं। इनमें जो पहला पीरियड आए वो शॉर्टेस्ट पीरियड आए, जो सेकंड और थर्ड आए वो शॉर्ट पीरियड आए, जो फोर्थ और फिफ्थ आए वो लॉन्ग पीरियड आए, जो सिक्स्थ आए वो लॉन्गेस्ट पीरियड आए, जो सेवंथ आए वो अनकम्प्लीट पीरियड आए। इन्हीं करे तो असांजे फ्यूचर में जेका एलिमेंट डिस्कवर थींदा उहे इन में इनके वेंदा। उन खां पोइ इन में 8 ग्रुप्स आहिनि। पहिरियों ग्रुप फर्स्ट ग्रुप खे असां लिथियम फैमिली आई
मेटल्स अल्कलीन चंदाव शाबाश। सेकंड ग्रुप के असा बेरिलियम फैमिली चंदाव थर्ड ग्रुप के असा बोरान फैमिली चंदाव फोर्थ ग्रुप के असा कार्बन फैमिली चंदाव फिफ्थ ग्रुप के असा नाइट्रोजन फैमिली और सिक्स्थ ग्रुप के असा ऑक्सीजन फैमिली चंदाव और सेवंथ ग्रुप के असा फ्लोरीन चंदाव और एट ग्रुप के असा नियोन चंदाव इनमें मेटल्स में नॉन मेटल्स में इनमें नोबेल एसिड बन इनमें 118 एलिमेंट है जबकि मेनली मैंने अरेंजमेंट किया पार्ट 2 ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी किसी भी एटम के पहले तो हमें सबसे पहले हमें एटम के बारे में पता होना चाहिए। एटम है क्या? एटम एक मैटर का हिस्सा है। एटम एक मैटर का हिस्सा है। एटम को डिवाइड किया गया 3 हिस्सों में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन एक एटम की कन्फिगरेशन करनी जाती है, कैसे की जाती है वो हम आपको बताएंगे। पहले सबसे बीच में आ जाते हैं न्यूट्रॉन्स। ये न्यूट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स भी इधर होते हैं। ये हमारे पास के शेल और एल शेल है। शेल है ये हमारे पास ऑर्बिट है, जो इसमें अंदर आएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और ये के शेल के हमारे पास वैलेंसी, सबसे पहले हमें पता होना है कि उसकी वैलेंसी कितनी है। एटॉमिक, जैसे कि हमारे पास सपोज करेंगे न्योन का एटम है, न्योन का एटम की हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या, उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 10 है। 10 एटॉमिक नंबर है, उसकी एटॉमिक नंबर की बेस पर हम इसको कन्फिगरेशन करेंगे। सबसे पहले हमें के शेल की वैलेंसी पता है, के शेल की वैलेंसी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एल शेल। एल शेल की वैलेंसी कितनी, उसके बाद हमें वैलेंसी पता होगी तो हम इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे एल शेल में वैलेंसी 8 की इलेक्ट्रॉन्स की, हम दो इधर रखेंगे, 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन्स बोलोगे, 8 और 2 10 एटॉमिक नंबर भी था। और ये एटॉमिक नंबर की बेस पर ये पूरा हो गया, ये न्योन का एक एटम बन गया। उसके बाद ये एक नोबेल की गैसेज में आ जाता है, यानी ये एक नोबेल गैस किसी रिएक्ट नहीं करता। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, एटॉमिक नंबर 6, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन से 6 प्रोटॉन 6 ही न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसमें प्रोटॉन से 6 भी है, प्रोटॉन पर हमारे पॉजिटिव चार्ज है। और इसमें अभी 2 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी है, अभी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हम रख सकते हैं। और ये हमारे पास बोरान का एटम, बोरान का एटम का एटॉमिक नंबर 5 है। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन 5 ही न्यूट्रॉन 5 ही न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हमारे पास बोरान का एटम। थैंक्स। Starting with the great name of Allah, the most Rahman Rahim. Respectable visitors, welcome to our stall, our series of schooling stalls. Once more, I repeat, welcome to our stall. So this is plastic pyrolysis machine. ये जो मशीन है जस्ट प्लास्टिक पे काम करेगी। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक हमारे जो एनवायरनमेंट में है हार्मफुल मटेरियल है। प्लास्टिक की वजह से हर साल 10 लाख इक्वेटिक एनिमल्स मरते हैं, यानी जो पानी में रहने वाले जानदार हैं वो हर साल 10 लाख मरते हैं। और उसी वजह से ये जो प्लास्टिक है, ये आज देख रहे हैं, ये प्लास्टिक क्या है? कैंसर कॉजेज है। कैंसर की वजह से हर साल 1 मिलियन पीपल्स मरते हैं। ये प्लास्टिक जो है हमारे लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारी वाइल्ड लाइफ के लिए और हमारी वाइल्ड लाइफ हैबिट्स के लिए जो है खतरनाक है। और ये जो प्लास्टिक है नॉन रिमूवेबल है, इसे कभी भी खत्म किया नहीं जा सकता। इसे रिसाइकल किया जा सकता है लेकिन कभी भी खत्म किया नहीं जा सकता है। और इसे जब भी हम जितनी बार रिसाइकल करेंगे इसकी क्वालिटी उतनी ही खराब होती जाएगी, यानी एक पॉइंट ऐसी भी आएगी कि वो रिसाइकल ही नहीं होगी। जो हमने क्या किया है, ये एक मशीन बनाई है जिसका नाम है प्लास्टिक पायरोलाइसिस मशीन। ये मशीन बेसिक जो जस्ट वर्क करेगी, प्लास्टिक पे वर्क करेगी। हमने क्या किया है, वेस्ट मटेरियल से यूजेबल प्रोडक्ट बनाया है। अब ये क्या है, ये श्रेडर मशीन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये श्रेडर मशीन है। जैसे ही हम इसमें डालेंगे प्लास्टिक डालेंगे तो श्रेडर मशीन क्या करेगी, इस प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े करेगी। अगर कोई प्लास्टिक इस एरिया में फंस रही है तो हम इसी हिस्से से उसे निकाल सकते हैं ताकि कोई रुकावट पैदा ना हो। और उसी हिसाब से ये प्लास्टिक जो टुकड़े हुए हैं वो आ जाएंगे डेंसिफायर में। ये जो आप देख रहे हैं ये डेंसिफायर है। डेंसिफायर का काम है जो लूज प्रोडक्ट है उसे कंपैक्ट करके डेंस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। जैसे ही डेंसिफायर क्या करेगा, डेंस करेगा, कंपैक्ट करेगा प्रोडक्ट को, फिर ये क्या करेगा, ये प्रेशराइज पंप है। प्रेशराइज पंप क्या करेगा, यहाँ जो डेंसिफायर में कंपैक्ट हुए हैं उसे लेके इसमें आएगा जिसका नाम है पायरोलाइसिस चैम्बर। पायरोलाइसिस चैम्बर क्या है, एक चैम्बर है जिसमें हीटिंग दी गई है। ये हीटिंग क्या है, ये हीटिंग इसको हीट करेगी और जो इसमें प्लास्टिक मौजूद है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही प्लास्टिक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे हम क्या करेंगे, इसकी हीटिंग पॉइंट बढ़ा देंगे। फिर वो क्या होगा, जो इसकी लिक्विड पॉइंट है वो गैसेस में तब्दील हो जाएगी, यानी वो वेपराइजेशन हो जाएगी। फिर ये क्या होगा, अगर गैसेस में
तब्दील हो गई तो इस पाइप के थ्रू, ये आप देख रहे हैं, इस पाइप के थ्रू ये आ जाएगा कंडेंसर में, गैस कंडेंसर में। गैस कंडेंसर का काम है कि जो यहाँ से गैस आया है, जो गैस वेपराइजेशन होके आया है कंडेंसर में, कंडेंसर क्या करेगा, उसको कंडेंस करेगा, कंडेंस करके उसको कूलिंग करके लिक्विड फॉर्म में लाएगा। जैसे ही वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा तो ये कंडेंसर है, ये कंडेंसर में पाइप ज्वाइन है, ये पाइप के जरिए कलेक्ट हो जाएगा। अभी ये हमारे पास क्या मिला है, वेस्ट प्रोडक्ट से वेस्ट मिला है। अभी ये जो है वेस्ट है, और ये जो वेस्ट है वो ब्लैक कलर का होगा। अभी ये यूजेबल नहीं है क्योंकि वो वेस्ट मटेरियल है, तो ये भी वेस्ट मटेरियल हमें मिला है, अभी यूजेबल नहीं बना है। ये कलेक्टिंग पॉइंट से जाएगा रिफाइनिंग प्रोसेस के पास। जब ये रिफाइनिंग प्रोसेस के पास जाएगा तो ये रिफाइनिंग प्रोसेस क्या करेगा, इस प्रोडक्ट को यूजेबल प्रोडक्ट बनाएगा। अब फिर क्या होगा, ये यूजेबल प्रोडक्ट हमारे पास बन गया। इसमें 80% ऑयल और 15% जो है गैस, और उसके बाद जो है 5% कार्बन हमें मिल गया। और इससे क्या हुआ, जो हमारी कंट्री है वो बिल्कुल क्लीन हो गई, और हमें क्या मिला, एक यूजेबल प्रोडक्ट यानी फ्यूल मिल गया हमें। और अगर ये मशीन पाकिस्तान में, ये फैक्ट्री पाकिस्तान में लगाई जाए तो पाकिस्तान को बहुत ही सारा फायदा हो सकता है। पाकिस्तान जो है सारा क्लीन हो सकता है, जो एक्वेटिक जानदार है, जो पानी में जानदार रहते हैं वो भी बच जाएंगे, और जो पीपल हर साल कैंसर की वजह से मरते हैं वो भी बच जाएंगे। और हमें क्या होगा, पाकिस्तान हमारा क्लीन हो जाएगा। और इसी हिसाब से पाकिस्तान को ब्लैक कोइन जो है मिलेगा। इंडोनेशिया में एक जू में जेबरा मर गया था, उसकी इंक्वायरी की गई तो उसके पेट में से 30 ग्राम जो है उसके पेट में 30 ग्राम प्लास्टिक पाया गया है। और जो हमारे एक अंदाजे के मुताबिक हम हफ्ते में 30 किलोग्राम प्लास्टिक खाते हैं, क्योंकि अभी जो भी चीज हो रही है वो ज्यादातर, अभी जो राइस है, जो चावल है, वो भी प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, और जो अंडे आर्टिफिशियल बनाए गए हैं वो भी प्लास्टिक के, जो कैरोट है वो भी प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान 433 किलो टन जो है वेस्ट प्रोड्यूस करता है, और वो वेस्ट क्या करता है, हमारे एनवायरनमेंट को खराब करता है। अगर पाकिस्तान की साल के हिसाब से बात की जाए तो 49.6% वो क्या करता है, रिलीज करता है। मशीन क्रिएट की है कि प्लास्टिक से हम प्लास्टिक को हम फ्यूल में कन्वर्ट करेंगे, और जो प्लास्टिक है वो भी हमारे पास रिसाइकल हो जाएगी। थैंक यू सो मच। शाबाश। First of all, I would like to welcome all of you in our Starlight Science Exhibition hosted by Civil Education Foundation. Myself is Darshan from Civil Schooling System in class metric. Firstly, what is solar system is Nizami Shantri. एक सोलर सिस्टम को जो प्रोड्यूस किया जो ग्लास की अपनी कैसे किया था, इसने कहा था पाकिस्तान है वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स में हमारे 8 मिनट जो अपना ऑर्बिट कंप्लीट करते हैं। हमारे पास 8 मिनट जो यहाँ से मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, नेपच्यून, इन सब प्लैनेट्स की अलग अलग स्पीड होती है, अलग अलग डिस्टेंस फ्रॉम द सन होता है। ये सारे अपने अपने ऑर्बिट्स को कंप्लीट करते हैं। हर डेज कुछ एयर्स में, कोई डेज में। मर्क्यूरी जो है इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सन वो 0.39 है, वेनस का है वो 0.72 है, और अर्थ का है 1.00, और मार्स का जो है वो 1.5 ये जो है अपने डेज में अपने ऑर्बिट कंप्लीट करते हैं, इसका ये जो है एयर्स में कंप्लीट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम मुनीरा मुमताज अली फ्रॉम क्लास 9। टुडे आई हैव टू प्रेजेंट अबाउट सन जो है जो सोलर सिस्टम का सेंटर पार्ट है, और ये जो सोलर सिस्टम का सेंटर पार्ट है ये ना सारे प्लैनेट्स को हीट और लाइट प्रोवाइड करता है। ये अल्टीमेट सोर्स है जो हीट और लाइट प्रोवाइड करता है, इसकी वजह से हमें सर्दियों में गर्मी कम लगती है। ये मेन सोर्स है। और ये जो सन है बहुत सारे हॉट गैसेस से मिलकर बना एक आग का गोला है, और जो हॉट गैसेस है वो है हाइड्रोजन 70% और हीलियम 28%, और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जो है 1.7%, और 0.5% जो है वो अदर एलिमेंट्स है जैसे नियॉन, सल्फर, मैग्नीशियम ये वगैरह। और जो सन और अर्थ का डिस्टेंस है वो 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी है। Good morning everyone. First of all, I would like to welcome all of you to Starlight Science Exhibition hosted by myself, Amnanu, from CDF Schooling System, class 9. Today we both are here to represent about rocket.
रॉकेट जो है इन्वेस्ट किया था रॉबर्ट गोडार्ड हचिन ने, जो कि पैदा हुआ था 1885 में, जो जिनकी डेथ हुई थी 1945 में। और जो रॉकेट है ये प्रोड्यूस करता है थ्रस्ट को बहुत ही हाई स्पीड। अगर आप इंडियन नेम पे जो है इसकी लॉन्चिंग वीडियो देखेंगे तो रॉकेट है वो अपनी ट्रेजेक्ट्री को मेंटेन नहीं करता। ये जो है अपनी ट्रेजेक्ट्री को मेंटेन करते हैं, रॉकेट जो है अपनी ट्रेजेक्ट्री को मेंटेन करते हैं अराउंड 1 मिनट के बाद जो है वो प्लेटफॉर्म में आ जाता है, जिसे जो है हम ग्रेविटी टर्न कहते हैं। अगर जो है रॉकेट ग्रेविटी टर्न ले लेगा, हमारे पास के कुछ बेनिफिट्स होंगे। इसमें लेस एरोडायनेमिक स्ट्रेस और लेस फ्यूल यूज होगा और लेस जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन लगेगी, यानी कि एरोडायनेमिक स्ट्रेस यानी कि हवा का दबाव भी कम पड़ेगा, वेलोसिटी भी कम यूज होगी और एक्सेलरेशन भी कम यूज होगी। और जो हमारे पास रॉकेट है ये फिल होते हैं हाइड्रोजन फ्यूल के साथ। फर्स्टली जो है हमारे पास हम रॉकेट को जो है लॉन्च करते हैं, ये इनके अंदर जो है हाइड्रोजन फ्यूल करते हैं। जब भी रॉकेट को थोड़ा सा लॉन्च किया जाता है, जो उसके सबसे छोटे पार्ट्स होते हैं, इनमें जो फ्यूल है वो खत्म हो जाता है, तो ये हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट हो जाते हैं। तो इनमें ये हमारे पास फ्यूल खत्म हो जाएगा तो वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको जो है ये जाके रिवर्स में गिरेगा। कभी भी जो रॉकेट है हमारे पास वो जमीन पे नहीं गिरता, रिवर पे गिरता है। हमारे पास इसकी 58 मीटर लेंथ होती है, 190 फीट होती है और इसका 1063 जो है वेट होता है। कंटिन्यू। आई एम मेहरीन फ्रॉम CDF स्कूलिंग सिस्टम इन क्लास मैट्रिक बी। रॉकेट जो होता है बना हुआ होता है स्ट्रॉन्ग मटेरियल से, वो होते हैं एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम। और रॉकेट की जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम से। और रॉकेट की जो बॉडी होती है वो कंपोज होती है थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम से, जो कि प्रोटेक्ट करके पूरे रॉकेट को हीट की गिरने से। और रॉकेट की जो स्किन होती है वो कवर्ड होती है डिफरेंट सिस्टम से। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है पेलोड सिस्टम, उसके बाद हमारे पास आ जाता है गाइडेंस, फिर हमारे पास आ जाता है प्रोपल्शन सिस्टम। पेलोड सिस्टम हमारी ये जगह होती है, ये एक इतनी बड़ी एरिया होता है जहाँ पे हम कोई भी चीज़ रख के जहाँ पे रॉकेट का टारगेट होता है वहाँ पे हम ये ले जा सकते हैं। ये इतनी बड़ी जगह है जहाँ पे हम इंसान भी बैठ के जा सकते हैं। और दूसरा हमारे पास आ जाता है प्रोपल्शन सिस्टम। प्रोपल्शन सिस्टम जो है इसकी लेंथ बहुत बड़ी होती है और प्रोपल्शन सिस्टम का वर्ड का मतलब है मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना। रॉकेट जो होता है आगे कैसे बढ़ता है, यहाँ पे क्या होता है रॉकेट में इंजन पाई जाती है जिसमें फ्यूल चैम्बर आ जाता है, ऑक्सीडाइजर चैम्बर आ जाता है, पंप्स आ जाते हैं और कंबशन चैम्बर आ जाते हैं। फ्यूल चैम्बर जब बर्न होते हैं, ऑक्सीजन चैम्बर जब बर्न होते हैं तो वहाँ पे एक फोर्स प्रोड्यूस होता है जिसे हम थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। वो क्या कहते हैं हायर कंसंट्रेशन से गैसेस बाहर की तरफ आ जाती हैं, जिससे एक थ्रस्ट फोर्स प्रोड्यूस होती है जो कि रॉकेट को ऊपर फेंक देती है। यहाँ पे थर्ड यूज होता है जो कहता है एवरी एक्शन सपोज रिएक्शन, कोई भी एक्शन करें जिसका रिएक्शन हमें उल्टा मिले। यहाँ पे भी हमारे पास थर्ड लॉ ऐसे यूज हुआ, जब कंबशन चैम्बर में बर्न हुआ तो हायर कंसंट्रेशन से गैसेस बाहर आई और रॉकेट हमारा ऊपर चला गया। और यहाँ पे जो रॉकेट का मास होता है 20% होता है और रॉकेट में फ्यूल का जो मास होता है वो 80% होता है। और रॉकेट जब बर्न होता है वो 1 सेकंड में 10,000 किलोग्राम बर्न होता है और उसकी वेलोसिटी होती है 20, उसकी वेलोसिटी हमारे पास 4000 वेलोसिटी होती है। और तीसरा हमारे पास आ जाता है लाइटनेस सिस्टम से कंटिन्यू। थर्ड वन टाइप है गाड़ी सिस्टम। गाड़ी सिस्टम इज नॉन एज कंप्यूटर सिस्टम। ये जो है हमारे पास गार्डियन सिस्टम है। अगर गार्डियन सिस्टम ही हमारे पास नहीं होगा तो रॉकेट किसी काम का नहीं। जैसे कि रॉकेट का जो हमारे पास टारगेट है सैटेलाइट को जो है मून पर भेजना है, हमारे पास में गाड़ी सिस्टम होगा। गाड़ी सिस्टम के अंदर तो हम इसको कंप्यूटर सिस्टम कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कैमराज होते हैं, सेंसर्स होते हैं, हमारे पास मॉडल्स होते हैं जो कि यानी कि रॉकेट को जो लॉन्च करते हैं उसे कंट्रोल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम एंड लिसनिंग अस अबाउट रॉकेट। माई सेल्फ फरहाना शाहनवाज, आई स्टडी इन CDF स्कूलिंग सिस्टम। आज हम आपको बताएंगे कि ये मून लैंडर किन किन चीज़ों से मिलकर कंपोज हुआ है, कि ये किन किन इंस्ट्रूमेंट से मिलकर बनाएगी। जैसे 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे मिलकर मून लैंडर कंपोज हुआ है। उसे हम कहते हैं रामा, ये साइड में इसको हम कहते हैं रामा, इसको हम कहते हैं चेस्ट, इसको हम कहते हैं सब, और ये फोर्थ वन इज लारा। इन 4 इंस्ट्रूमेंट से मिलकर बना है। रामा इज स्टैंड फॉर रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड रामा ये काम करता है कि मून पर जो टाइनी टाइनी स्टूल्स होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए वहाँ पर रामा का यूज़ किया जाता है और जो गैसेस होती है उनको डिटेक्ट करने के लिए रामा का यूज़ किया जाता है। थर्ड जो होता है उसको हम कहते हैं चेस्ट, इस पार्ट को हम कहते हैं चेस्ट। चेस्ट स्टैंड फॉर चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। मून की थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट लाइक टेम्परेचर की मून पर कितनी डिग्री माइनस में टेम्परेचर है तो वो उस चीज़ को मुहैया करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया गया। फोर्थ इंस्ट्रूमेंट जिसको हम कहते हैं ILSA। ILSA स्टैंड फॉर इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सेस्मिक एक्टिविटीज। मून की सेस्मिक एक्टिविटीज लाइक अर्थक्वेक, कि मून पर मून क्विक्स आ जाए तो ऐसे ही उनको मुहैया करने के लिए वहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है जिसको हम कहते हैं ILSA। एंड फोर्थ वन इज लारा। लारा इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। लारा इसके पास एबिलिटी है कि ये सिग्नल को कैच
रीच कर सके मून से लेकर अर्थ तक और अर्थ से लेकर मून तक। इसके लगाने का सेकंड पर्पस ये था कि हमारे मून पर बहुत सारी सैटेलाइट्स, बहुत सारे लैंडर भेजे गए। हमें किसे पता चले कि जो लैंडर हमने भेजा वो एक्चुअली मून के किस पॉइंट पर है। तो उस मून का डिस्टेंस मालूम करने के लिए भी हमने वहाँ पर लारा का यूज़ किया। जब ये लैंडर इन 4 इंस्ट्रूमेंट से मिलकर बना तो इसे इसरो कंपनी ने 37 धवन स्पेस सेंटर पे 14 जुलाई को लॉन्च किया और इसने अपनी सक्सेसफुल एक कामयाब लैंडिंग की। 23 अगस्त को इसके मून पर अपनी एक सक्सेसफुल लैंडिंग की नाव कंटिन्यू इसलिए हम हमारे पास अब आ जाते हैं रोवर। सबके मन में ये क्वेश्चन होते थे हमने मून लैंडर बनाया तो हमें रोवर की जरूरत है क्या पड़ी। रोवर की जरूरत हमें इसलिए पड़ी जब ये मून लैंडर एक मून पे जब सॉफ्टवेयर से लैंड करते तो वो एक जगह दूसरी जगह मूव करेगा, जिसमें यूज हुए इंस्ट्रूमेंट है उसमें ब्रेक होने का खतरा है, जिसलिए हमने रोवर बनाया। रोवर जो है एक रोबोट, इसे हम रोबोटिक मशीन कहते हैं, वो मशीन जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करे ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट में। जो रोवर है इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए हैं, लिबिस एंड एपेक्स। जो लिबिस यानी जो मून की जो सॉइल मट्टी होती है उन्हें ऑब्जर्व करके इसमें से निकलने वाली गैस को फील करके बताती है कि वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। सेकंड आ जाते हैं वो होता है हमारे पास एपेक्स। एपेक्स में जो लार्ज स्टोन होते हैं उन्हें ब्रेक करके उनमें से निकलने वाली गैसेस को ऑब्जर्व करके बताते हैं कि वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। और जी रोवर इसमें 6 व्हीकल है और जो इसका वेट है वो 26 kg वेट है और इसमें जो कैमराज है वो 23 कैमराज है। थैंक यू सो मच। The great name of Allah is the most commanded, respected visitor and my dear friend, Assalamu alaikum. My name is Shazib. I read in class metric. My school name is City of Schooling System Second, campus second. हमारा जो आज का प्रोजेक्ट है वो एलपीजी गैस के ऊपर है। एलपीजी गैस की फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसको जो डिस्कवर किया गया था वो 1962 में वालिद सलीम ने किया था। इसको डिस्कवर करने का मतलब ये है कि इसको जो है गरीब आवाम के लिए बनाया गया, क्योंकि इसको जो है यूज़ करके गरीब तबका जो है अपना खाना गुजर कर सकता है आराम से। इसका 50 रुपये का पेट्रोल आपका दिन भर काम आ सकता है। इसके अंदर अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर हमारा केन यूज़ होता है, पेट्रोल, पानी और पाइप का लेवल मायने रखता है। शाबाश। तो इसके बाद अगर हम आपकी बात करें तो इसकी जो कंपोजिशन है वो हाइड्रोकार्बन पे, हाइड्रोकार्बन के अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन की तादाद इसमें पाई जाती है। प्रोपेन की तादाद 55%, जबकि प्रोपेन की तादाद 45% इसमें पाई जाती है। इससे आगे मेरा को पार्टनर आपको। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। तो ये इसको बनाने का मकसद ये था कि सुई गैस और मीथेन गैस जो है उसके बिल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं और महीने के अंदर जो गरीब तबका है वो उसका बिल नहीं भर सकता। तो उसके अलावा ये भी है कि हमारे पास जो हम गैस सिलेंडर्स भरवाते हैं तो उनके क्या होता है कि उनका ब्लास्ट हो जाने का खदशा रहता है, जिसकी वजह से जानी और माली नुकसान बढ़ जाते हैं गैस सिलेंडर की वजह से। तो इसके अंदर क्या है, हमारे पास फ़ायदा है, बेनिफिट है कि इसके अंदर हमने गैस भर रखी है, मगर ये इसका फटने का कोई खदशा नहीं, ये नहीं फटेगा। और सेकंड थिंग पेट्रोल है और वाटर है। अब यहाँ पर हमने इस पाइप से पहले जहाँ से आग निकलेगी इससे पहले पेट्रोल वाटर इसलिए रखा है ताकि पेट्रोल दोनों मिलकर क्या करें, एक इफेक्ट ना डालें, हार्मफुल गैस ना बनाए, या फिर हमारे पास जो प्रेशर है एयर का इसकी वजह से पेट्रोल बाहर ना निकल सके। तो अभी हम आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं कि किस तरह से वर्क करता है। शाबाश। पीछे आपने क्या लगाया था? पीछे ये मशीन वॉल है सर। अच्छा, वाल किया तो खुद ही चल गया सिस्टम। सर ये वॉल से कनेक्टेड है। Name of Allah is the most gracious and merciful. My name is Aisha from class 9th in CDF Schooling System Sector. They are the group members Iskan and Afsha. आज जो है हमने बनाया है सॉलिड सी वाटर डिसैलिनेशन प्लांट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि डिसैलिनेशन होता क्या है। तो डिसैलिनेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए जो है एक्स्ट्रा मिनरल और साल्टी वाटर रिमूव होता है हमारे पानी से, जिसकी वजह से हमें सुटेबल ड्रिंकिंग वाटर जो है हमें प्रोवाइड होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम इसमें इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डिसैलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूव साल्ट एंड मिनरल फ्रॉम द वाटर फॉर मेक इट सुटेबल ड्रिंकिंग वाटर। तो डिसैलिनेशन जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि इससे जो है हमें साफ़ पानी जो है वो मुहैया होता है। और साफ़ पानी जो है हमें पता है कि हमारे जो जिस्मानी बीमारियां हैं वो भी काफ़ी गंदे पानी की वजह से, खारे पानी की वजह से भी काफ़ी बीमारियां होती हैं। तो अगर हम वाटर को डिसैलिनाइट करेंगे और वो डिसैलिनाइट किया हुआ जो वाटर है या जो फिल्टर किया हुआ वाटर है वो पिएंगे तो इससे जो है हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो प्रोसेस है, हमने ये प्रोटोटाइप बनाया है, लेकिन ये जो प्रोसेस है रियल में जहाँ लगता है तो वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा लाइट का जो है खर्चा होता है। लेकिन अगर हम इसको सोलर से कनेक्ट करें तो उसकी वजह से जो है हमारे इनकम जो है वो कम हो सकती है। और उसके बाद जो है हिंदुस्तान आपको एक्सप्लेन करेंगी इस मशीन के बारे में। इसका सोलर
बेसिकली वाटर डिसैलिनेशन का प्रोसेस इस तरीके से होता है कि सबसे पहले वाटर जो है फिल्ट्रेशन चैम्बर में जाता है। फिल्ट्रेशन चैम्बर वाटर को फिल्टर्ड करते हैं। इसकी 3 मेम्ब्रेन्स हैं, सेल्यूलोज, सेरामिक और पॉलीमेरिक। ये जो 3 मेम्ब्रेन्स है ये कोलाइडिक पार्टिकल्स मीन के छोटे पार्टिकल्स और लार्ज मॉलिक्यूल को रिमूव करवाती है वाटर में। देन वाटर जो है हीटिंग चैम्बर में आता है। हीटिंग चैम्बर जो है वाटर को हीट अप करता है। हीटिंग चैम्बर के साइड्स में 4 मिरर्स यूज किए गए हैं ताकि जो सोलर की लाइट है वो रिफ्लेक्ट करे हीटिंग चैम्बर पे ताकि ये गर्म रहे। देन जो हीटिंग चैम्बर है वो वाटर को हीट अप करता है यानी कि गर्म करता है, फिर ये वेपर्स की सूरत में आ जाता है और वेपर्स की सूरत में वो कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर जो है वाटर को कूल करता है यानी जो वेपर्स है उनको लिक्विड फॉर्म में चेंज करता है। कूल करता है मतलब कंडेंस करता है। देन उसके बाद जो वाटर है वो यूवी लाइट में आता है। इससे आगे आपको अक्षय बताएंगे। जब वाटर जो है वो यूवी लाइट में आता है तो यूवी लाइट जो है ये एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। और जब वाटर जो है कंडेंसर से यूवी लाइट में आएगा तो वाटर में जो बैक्टीरियाज है जो रिमूव होते हैं तो ये बताया यूवी लाइट बताया कितने अमाउंट में जो कितनी क्वांटिटी में जो बैक्टीरियाज है वो रिमूव हुए। फिर वाटर जो है वो क्लीन प्योरीफाई करके मिनरलाइजेशन चैम्बर के पास भेजेगा वाटर। फिर मिनरलाइजेशन चैम्बर जो है वो उसमें मिनरल्स ऐड करेगा जो कि ह्यूमन्स की हेल्थ के लिए जो बेनिफिशियल्स होते हैं, जैसे कि फ्लोराइड है, सोडा, कैल्शियम है, वो सारे मिनरल्स हैं वो ऐड हो जाएंगे वाटर में। फिर वाटर जो है वो सूटेबल बन जाएगा यानी कि ड्रिंकिंग वाटर लाइक बन जाएगा, मीठा पानी बन जाएगा। फिर वाटर जो है वो कलेक्शन चैम्बर में जाएगा। कलेक्शन चैम्बर जो है वाटर को सेव करता है यानी कि उसमें पानी आ जाएगा। फिर वाटर जो है फिर जहाँ पे नीड होती है वाटर की, जैसे होम्स हैं, फील्ड्स वगैरह हैं, उसमें जो वाटर है कलेक्शन चैम्बर उन पे ट्रांसफर करेगा। और इसका डिसएडवांटेज है कि ये भी है कि इससे जो है वो एक्यूटिक सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होता है। थैंक यू। बोलो। उसके बाद जो है मैं आपको ये बताऊंगी कि डीसैलिनेशन जो है उसके 2 प्रोसेस है। उसको 2 प्रोसेस में डिवाइड किया गया है। एक है थर्मल प्रोसेस और दूसरा है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। थर्मल प्रोसेस जो होता है वो हमारे जो है एरियाज में या हमारी कंट्री में जो है यूज़ किया जाता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो आयन एक्सचेंजिंग के लिए और जो है फ्रीजिंग के लिए काम आता है, इसलिए जो है वो अभी तक हमारे कंट्री में जो है यूज़ नहीं किया गया। और जो ये डीसैलिनेशन का हमारा प्रोजेक्ट है या हमारा प्लांट जो है वो हमारे बाकी जगहों पे बाकी कंट्रीज़ में भी, दुबई में भी लगा हुआ है, लेकिन हमारे जो पाकिस्तान में कराची, मनोरा जो है वो शहर, वहाँ पे जो है ये डीसैलिनेशन का पूरा प्लांट जो है वो मौजूद है। थैंक यू। Everyone, first of all, I would like to welcome all of you in our Stall 8 Science Exhibition hosted by Sindh Education Foundation. Firstly, myself, Jay Salman from Metric B CDF Schooling System Campus Second, and today we are telling you about satellite. Firstly, what is satellite? Satellite is a small object that revolves around a large object. Satellite जो है एक छोटी सी ऑब्जेक्ट है जो कि अपने से कहीं ज़्यादा बड़े साइज के ऑब्जेक्ट के अराउंड जो है वो चक्कर लगाती है। हमारे पास सैटेलाइट की 2 टाइप्स आ जाती हैं, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है नेचुरल सैटेलाइट। हमारे पास ऐसी सैटेलाइट्स होती हैं जो कि कुदरती तौर पर बनी हुई है, जैसे हमारे पास जो मून है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है। और लेकिन अगर हम आए आर्टिफिशियल सैटेलाइट पर, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम ऐसी सैटेलाइट्स को कहते हैं जो कि ह्यूमंस ने बनाई हो। हमारे पास अभी तक 4900 सैटेलाइट्स हैं जो कि ह्यूमंस ने उनको बनाकर ऊपर स्पेस में भेज दिया है। डिफरेंट सैटेलाइट है डिफरेंट पर्पज, डिफरेंट सैटेलाइट को डिफरेंट पर्पज के लिए बनाया जाता है और उनको जो है स्पेस में भेजा जाता है। हमारे पास जो है सैटेलाइट को ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए जो है सेटअप किया जाता है ग्राउंड पर, जिसको हम ग्राउंड स्टेशन कहते हैं। ये जो ग्राउंड स्टेशन होते हैं ये अपलिंकिंग डेटा को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं और जो है ट्रांसमिट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में। हमारे पास जो है 3 ऑर्बिट्स आ जाते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट, मिडल अर्थ ऑर्बिट एंड जियोस कैरिनस अर्थ ऑर्बिट। ये तीनों ऑर्बिट्स में जो है सैटेलाइट मूव करती है। जो हमारे पास लो अर्थ ऑर्बिट और मिडल अर्थ ऑर्बिट होता है, इसके अंदर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है मूव करती है। इन तीनों ऑर्बिट्स के अलावा स्पेस में जो है एक और रीजन पाया जाता है जिसको हम वैन एलन बेल्ट कहते हैं। ये जो है मोस्ट हाईएस्ट पार्टिकल से भरा हुआ है, इसलिए लाजमी होता है कि इसको इससे दूर रखा जा सके, सैटेलाइट को इससे जो है दूर रखा जा सके। हमें सैटेलाइट को ऊपर जो है पहुँचाने के लिए किसी स्ट्रॉन्ग व्हीकल की नीड होती है, सच एज रॉकेट। रॉकेट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग व्हीकल है जो कि सैटेलाइट को ऊपर स्पेस में जाने के लिए मदद देता है। और इस रॉकेट के अंदर छोटे छोटे से इंजन भी लगे हुए थे जिसको हम थ्रस्टर्स कहते हैं। जो थ्रस्टर्स होते हैं, जब रॉकेट जो सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा होता है तो उसके अंदर से फोर्स प्रोड्यूस हो रही है जिसको हम थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। ये जो थ्रस्ट फोर्स होती है इसको ऑर्बिट तक पहुँचाने में मदद करती है। अगर हमें सैटेलाइट का ऑर्बिट या उसकी पोजीशन को करेक्ट करना है तो हम इसको उसके कंट्रोल मोटर्स के जरिए कर सकते हैं। हमें अगर उसको रिमोटली कंट्रोल करना हो तो वो भी हम इसको कंट्रोल मोटर्स के जरिए कर सकते हैं। देन हम लाइक टू कॉल किंजर से कंटिन्यू। मेहरबानी। मैं आपको बताऊंगी जो सैटेलाइट उनके बगैर कैसे काम करती है। सैटेलाइट जो है रोटेट करती है और उसके अराउंड 2 फोर्स में ग्रेविटेशन 4 सेंटीमीटर। जो सैटेलाइट है वो हाई फ्रिक्वेंसी में सिग्नल यूज करती है। सैटेलाइट है वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है। जो सैटेलाइट है वो सिग्नल लेती है अर्थ स्टेशन के पास, अर्थ स्टेशन सिग्नल को फिर घर तक पहुँचाती है। हर एक सैटेलाइट 120 एल्टीट्यूड कवर करती है,
अर्थ स्टेशन सिग्नल प्रोवाइड करती है। इसमें जियो स्टेशन सैटेलाइट जो है वो हाँ उसको कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी कहते हैं, क्योंकि वो इनफ होती है पूरी अर्थ को कवर करने के लिए। अगर करेक्ट पोजीशन बहुत जैसे हमारे पास अर्थ के पास सैटेलाइट पास आएगी तो फास्ट मूव कर, जैसे जैसे वो दूर जाती रहेगी तो स्लो मूव करेगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आपकी बड़ी मेहरबानी। हमने ये जो बनाया है बनाया है शाह लतीफ़ बताएगा। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, घुमा भी होगा। जैसे सिंध में बहुत सारे मेले लगते हैं, जैसे एकता का दिन मनाया जाता है, ऐसे ही ये मेला भी सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे सकरन में जेजू का मेला लगता है, हम भी वहाँ पे जाते हैं। तो इसीलिए हमने उस हिसाब से एक छोटा प्रोजेक्ट करके बनाया है मेला स्कूल के लिए जो फंक्शन। बस ठीक है। In the name of Allah, who is most gracious and merciful. So today we make a project. The name is AWG. AWG stands for atmospheric water jet. So this is a machine that can capture the water from the air in the form of moisture. तो AWG एक ऐसी मशीन है जो हवा में से पानी को कैप्चर करती है मॉइस्चर की फॉर्मेशन। जैसा कि हम सब जानते हैं जो एयर में होता है, एयर में जो ह्यूमिडिटी लेवल होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता, चाहे वो वार्म एरिया हो चाहे वो कोल्ड एरिया हो। वहाँ पर एयर की फॉर्म में कुछ वाटर मौजूद होता है। तो इस मशीन में ऐसी एबिलिटी है जो उससे जो ह्यूमिडिटी लेवल होता है एयर में उनको कन्वर्ट करती है पानी में। अभी इसका मकसद क्या है बनाने का? इसका मकसद हमने ये करके बनाया है क्योंकि हमारा जो फ्रेश वाटर वो डे बाई डे डिक्रीज होता जा रहा है। इसकी मदद से हम फ्रेश वाटर को वो बना सकते हैं और ऐसे एरियाज में दे सकते हैं जहाँ पर फ्रेश वाटर की बहुत कमी है। अभी जो हमने ये प्रोटोटाइप मशीन बनाई है इसके बारे में मेरे को आपको बताएगा इसका पूरा फंक्शन क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मैं 9th क्लास का तालिब इल्म हूँ। मैं अब आपको बताऊंगा इसके फंक्शन। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फैन लगा हुआ है। फैन का काम क्या है? फैन जो है एयर को सर्व करता है, ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने के बाद ये ट्रांसफर करता है फिल्ट्रेशन चैम्बर के अंदर। फिल्ट्रेशन चैम्बर का काम है एयर को साफ करना, फिल्ट्रेट करना। फिल्ट्रेट करके ये एयर को ट्रांसफर करेगी कंडेंसर चैम्बर के अंदर। कंडेंसर का काम ये है कि जो एयर के अंदर मॉइस्चर होगा वो इसको कैप्चर करेगी, उसको लिक्विड फॉर्म में तब्दील करेगी। तब्दील करने के बाद ये जो इसके अंदर लिक्विड फॉर्म का होगा वो आएगा मिनरलाइजेशन चैम्बर के अंदर। इसका काम मिनरलाइजेशन चैम्बर का काम है इसके अंदर मिनरल्स ऐड करना, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन। मिनरल्स ऐड करने के बाद ये यूवी लाइट है। यूवी लाइट का काम ये है कि इसके अंदर जब लिक्विड आएगा इसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया और जरासीम वगैरह होंगे इसके अंदर सारे वो किल हो जाएंगे, मर जाएंगे। उसके बाद ये लिक्विड पानी आएगा कलेक्शन चैम्बर के अंदर। कलेक्शन चैम्बर के अंदर आने के बाद ये पानी आ जाए जहाँ पर जमा हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे हाउस और फील्ड के अंदर ट्रांसफर होगा। मोस्टली तो ये हमारा हाउस के अंदर ही इस्तेमाल होता है पीने के लिए, क्योंकि इसमें मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। AWG के मल्टीपल एडवांटेज है, जैसा कि हमें जो AWG मशीन के बाद हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही प्लम्बिंग के जो इशू है वो भी उनकी भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके लिए हमें जो प्लास्टिक बोतल का भी जो बहुत ज़्यादा यूजेज हो गया वो भी कम हो जाएगा। एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी से हम कहीं भी लगा सकते हैं, चाहे गाड़ियों में लगा सकते हैं, घरों में लगा सकते हैं। सोलर प्लेट की मदद से हमें बस बटन ओपन करना पड़ेगा तो फिर हमें फ्रेश वाटर मिल जाएगा। इसके बहुत डिफरेंट टाइप जो आपको मैं आपको Abdurrahman, I take class 9. I am from City of Schooling System. There are only 4 type of AWG. जब AWG के 4 टाइप होते हैं। पहला होता है रिफ्रिजरेंट AWG, सेकंड होता है पेल्टियर बेस AWG, थर्ड होता है डेसिकेशन बेस AWG और फोर्थ होता है हाइड्रोक्लोरिक बेस AWG। तो आइए जो हम ये मशीन बनाई है हमने फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप के वर्क पर हमने ये मशीन बनाई है। तो ये मशीन कैसे काम करती है, जैसा कि आपको वासी में बताया, ये मशीन है कहाँ पर काम कर सकती है और कहाँ पर ये मशीन काम नहीं कर सकती। ये मशीन हम अगर किसी गर्म इलाकों में लगाएं तो वहाँ पर भी ये मशीन काम कर सकती है AWG, और अगर हम किसी कोल्ड मतलब जगह पर लगाएं तो ये मशीन काम कर सकती है। अगर हम किसी गर्म इलाकों पे लगाएंगे तो वहाँ का जो वाटर जनरेटर होगा पानी वो कितना होगा, वहाँ का जो वाटर जनरेटर पानी होगा वो होगा 394 पर मीटर क्यूब होगा। अगर हम इसी मशीन को किसी ठंडे इलाके में लगाएं तो वहाँ का जो वाटर जनरेटर होगा वहाँ का 24 पर मीटर क्यूब होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो मशीन बनाई है हमारे कुछ पाकिस्तान में ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ये मशीन लगाई जाए और पानी सप्लाई किया जाए। ये इंडिया में एक कंपनी है जो मतलब इस पर काम भी कर रही है और रिसर्चिंग भी कर रही है। जो वहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं, सडन लोग हैं, मतलब वहाँ पे पानी अपना बनाते भी हैं और जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसको भी पूरा करते हैं और इस पानी को स्टोर भी करते हैं।
हमारा ये मैसेज है कि इस प्रोजेक्ट हमने फ्यूचर के लिए बनाया है, क्योंकि 2025 में ये पानी आस्ता आस्ता फ्रेश वाटर खत्म हो रहा जा रहा है। इसलिए जैसे हमारे थर के इलाके हो गए, यहाँ पर पानी की बहुत किल्लत है, इसलिए हम ये प्रोजेक्ट हमने बनाया है। थैंक यू।